हेलो दोस्तों, आप सभी का मास्टर डिग्री में स्वागत है। हम कक्षा 10 विज्ञान का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमने पार्ट 1 में इसके 23 क्वेश्चन बता दिए थे। अब पार्ट 2 के अंदर हम 24वें क्वेश्चन से आगे देखेंगे। आपको इन सभी आंसरों की PDF मिल जाएगी। PDF के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब देखो, हमने खंड ए, ब और स पार्ट 1 में देख लिया था। अब इसमें देखेंगे खंड द यानी सेक्शन डी। इसमें देखो 23 क्वेश्चन तक हम पिछले वीडियो में सॉल्यूशन देख चुके हैं। 24वां क्वेश्चन है, उसमें से देखो पहला क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। सेक्शन द या सेक्शन डी में 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। उसके अंदर हम 24वां क्वेश्चन देख रहे हैं। 24वें में पहला क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि आपतन कोण दे रखा है तो क्या निकालना है, परावर्तन कोण। और जैसे कि आप जानते हो कि परावर्तन का नियम क्या होता है। परावर्तन का नियम होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर। देखो परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण व परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के। ये किसका नियम है, परावर्तन का नियम। चूंकि देखो आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपतन कोण दे रखा है कितना, 45 डिग्री। तो बताओ 45 डिग्री दे रखा है तो अब परावर्तन कोण भी क्या होगा, 45 डिग्री। समझ गए। क्वेश्चन में आपको आपतन कोण दे रखा था 45 डिग्री, परावर्तन कोण पूछा गया था वो भी कितना होगा, 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण व परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आप देखो 24 का सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन है, एक बिंब उत्तल लेंस से 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस उत्तल लेंस बिंब से एक बिंब उत्तल लेंस से 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति व स्वरूप क्या है। आपको क्या दे रखा है, उत्तल लेंस यानी बिंब की दूरी दे रखी है, फोकस दूरी दे रखी है। निकालना क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है और स्वरूप निकालना है, आवर्धनता निकालनी है। देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में आपको, बिंब की दूरी कितनी, u 5 सेंटीमीटर। इसमें माइनस क्यों आया, क्योंकि बिंब की दूरी देखो ये क्या होता है आपका, अवतल लेंस। क्या होता है, उत्तल लेंस। बिंब कहाँ रहता है, ये बिंब आपका। और आपको पता है ये वाली दूरी कैसे लेती है, नेगेटिव। इधर वाली दूरी कैसे होती है, नेगेटिव, इधर वाली पॉजिटिव। उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी किधर रहेगी, इधर। तो फोकस दूरी कैसे लेंगे, प्लस, बिंब की दूरी माइनस। समझ गए। चिन्ह परिपाटी के अनुसार बिंब की दूरी नेगेटिव, फोकस दूरी पॉजिटिव। बिंब की दूरी -5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे रखी है, फोकस दूरी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। प्लस क्यों आई, क्योंकि कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक ली जाती है चिन्ह परिपाटी के अनुसार। प्रतिबिंब की स्थिति आपको ज्ञात करनी है। अब देखो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कैसे करेंगे, लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, बिंब की दूरी, f क्या है, फोकस दूरी। अब देखो अपन निकालने क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, तो इसको ज्ञात करने के अपन 1/u को इधर क्या लगे, पक्षांतरण कर दिया। तो क्या बचा, 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। अब देखो, अब इनमें मान रखेंगे। f का मान कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। u का मान -5 सेंटीमीटर। तो यहाँ इसका मान रखा, माइनस का चिन्ह ऊपर आ गया। यहाँ पे आपने क्या लिया, लघुत्तम लिया कितना, 20 से 20 एक बार गया 1, और 5 का भाग 20 में कितनी बार जा रहा है, 4 बार। 4 को 1 से गुणा किया 4, तो माइनस के 3/20। ये किसका मान है, 1/u का। u का मान कैसे ज्ञात करेंगे, उल्टा कर देंगे। उल्टा करेंगे तो v का मान -20/3 या -6/4
6/2/3 सेंटीमीटर। ये किसका मान आ गया? v, यानी प्रतिबिंब की स्थिति आपको ज्ञात हो चुकी। अब देखो प्रतिबिंब, इसलिए प्रतिबिंब की दूरी 6/2/3 सेंटीमीटर है। एम प्रतिबिंब लेंस के बाईं ओर बनता है। आवर्धनता क्या होती है? प्रतिबिंब की दूरी बटे हुए बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बटे हुए बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बटे हुए बिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? 20/3 सही है। और इसकी दूरी कितनी है? -5 दे रखी है। यहाँ से क्या हुआ? काटेंगे 4/3 1.33। आवर्धनता कितनी आ गई? 1.33। आवर्धनता धनात्मक है, इसलिए प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होगा। ये याद रखना, आवर्धनता यदि धनात्मक होती है तो प्रतिबिंब आभासी व सीधा होता है। यदि आवर्धनता ऋणात्मक होती है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। तथा प्रतिबिंब बिंब का 1.33 गुना होगा। प्रतिबिंब बिंब से कितना बड़ा है? 1.33 गुना बड़ा है। अब देखो 24 क्वेश्चन हमने देखा था, 2 क्वेश्चन दे रखे, देख लिए दोनों क्वेश्चन। अब इसके अथवा में भी आएंगे 2 क्वेश्चन। इसके अथवा में देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक लेंस की क्षमता +4 डायप्टर है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। आपको याद दे रखी है लेंस की क्षमता दे रखी है 4 डायप्टर, तो क्या ज्ञात करनी है? फोकस दूरी। आपको बताया कि लेंस की क्षमता और फोकस दूरी के बीच में क्या संबंध होता है। देखो दिया गया है आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? लेंस की क्षमता दे रखी है 4 डायप्टर, फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है। और दोस्तों आपको पीडीएफ के लिए माय स्टडी ग्रुप को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। लेंस की क्षमता P = 1/f। ध्यान रखना, लेंस की क्षमता और फोकस दूरी के बीच एक संबंध होता है, क्षमता = 1 फोकस दूरी। लेंस की क्षमता कितनी दे रखी है? 4, 1/f। f का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? f इधर चला जाएगा, 4 इसके नीचे आ जाएगा, तो f = 1/4 बराबर 1 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.25 सेंटीमीटर, बस 0.25 मीटर। इसलिए लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? 0.25 मीटर। अब 0.25 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलोगे? 100 से गुणा करके, तो 100 से क्या कर दिया? गुणा, और कितना आंसर आ गई? 25 सेंटीमीटर। आंसर 0.25 मीटर भी सही है। यदि आपको सेंटीमीटर पूछे तो 25 सेंटीमीटर। अब देखो आपने अथवा का पहला क्वेश्चन देख लिया। अथवा का दूसरा क्वेश्चन देखो, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण कैसा है? अवतल, सही है, कि फोकस दूरी कितनी दे रखी है? 30 सेंटीमीटर। यदि एक बिंब 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है तो प्रतिबिंब की स्थिति व स्वरूप क्या होगा? अभी लेंस की बात की तो आप किसकी बात करेंगे? दर्पण की बात करेंगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है। और आप बता अवतल दर्पण कैसा होता है? अवतल दर्पण कैसा होता है? देखो क्या है अवतल दर्पण? अवतल दर्पण देखो फोकस दूरी भी इधर होती है, प्रतिबिंब भी इधर होता है, तो ये दोनों ही दूरियां कैसी होगी? नेगेटिव, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। देखो अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर दे रखी है। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार फोकस दूरी अवतल दर्पण की नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। बिंब की दूरी हमेशा ही ऋणात्मक होती है, -15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी आपको ज्ञात करनी है। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u बराबर 1/f। v प्रतिबिंब की दूरी, u बिंब की दूरी, f फोकस दूरी। मान किसका ज्ञात करना है? 1/v का, तो 1/u को इधर क्या कर दिया? पक्षांतरण कर दिया। अब क्या रखेंगे? मान रखेंगे। मान रखेंगे देखो 1/v, v के अपन को मान निकालना है, बराबर 1/f। f का मान कितना है? -30 -1/u, u का मान रखेंगे कितना? -15। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 1/30 प्लस 1/15। लघुत्तम लिया कितना? 30 लघुत्तम लेंगे -1 + 2 कितना होगा? 1/30। ये मान 1/v बराबर 1/30, तो v का मान कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर, सही है। अब देखो गुणा भाग तो आपको आते ही है,
प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर। कैसे आपको पता चल गया, क्वेश्चन में दे रखा था फोकस दूरी दे रखी है, बिंब की दूरी दे रखी है। अब सर ये नेगेटिव क्यों आया या ऋणात्मक क्यों आया? देखो चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी ऋणात्मक होती है, बिंब की दूरी भी क्या होती है ऋणात्मक। दर्पण सूत्र आप सभी को याद होगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। v क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी, u क्या होता है बिंब की दूरी, f क्या होती है फोकस दूरी। निकालना मान किसका है 1/v का, तो 1/f, f की जगह क्या रहेगा -30 और u की जगह -15। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब इसका क्या ले लिया लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम लेने पर ये किसका मान आ गया v का मान। v का मान कितना आया प्लस के 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब दर्पण के पीछे क्यों बना 30 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी कैसे आई है धनात्मक। ऋणात्मक होती तो दर्पण के सामने बनता, इसकी दूरी कैसी है धनात्मक, तो पीछे की ओर बनेगा। अब निकालने की आपको आवर्धनता या स्वरूप। आवर्धनता का सूत्र होता है माइनस प्रतिबिंब की दूरी बटे हुए बिंब की दूरी, माइनस प्रतिबिंब की दूरी क्या है +30 और बिंब की दूरी -15। माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बता 30 बटे 15। आवर्धनता का मान कितना आ गया +2। और अभी मैंने बताया था यदि आवर्धनता का मान प्लस आता है तो प्रतिबिंब आभासी सीधा और बिंब से कितना बड़ा है 2 गुना होगा। यदि आवर्धनता का मान ऋणात्मक आता है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। लेकिन यहाँ पे आवर्धनता का मान कैसा है +2 आने पर क्या हुआ आभासी और सीधा बनेगा। यह आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया 24 नंबर का। आप देखो 25 नंबर का मैंने बताया था कि जो आपका सेक्शन डी है उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के। पहला हमने देख लिया 24 नंबर का क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 24 देख लिया, वो 5 नंबर का था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, वो भी आपका, ये भी कितने नंबर का है 5 नंबर का। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कमल एवं हरीश दोनों एक फाड़ी पर चढ़ते हैं। सही है, दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं फाड़ी पर चढ़ रहे हैं, जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। जिसकी ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर। कमल एवं हरीश दोनों का वजन बराबर है, जो कि 38 kg या किलोग्राम है। देखो दोनों की ऊंचाई कितनी है 15 मीटर ऊंचाई चढ़ना है, दोनों का वजन कितना है 38 kg है। कमल उस पहाड़ी के शीर्ष पर 19 सेकंड में पहुंचता है। कमल को कितना टाइम लगता है 19 सेकंड, जबकि हरीश 15 सेकंड में पहाड़ी के शीर्ष पर पहुंच जाता है। दोनों द्वारा पहाड़ी पर चढ़ने में व्यय की गई शक्ति का पृथक मान क्या होगा। आपको शक्ति निकालनी है दोनों की अलग अलग। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहाड़ी की ऊंचाई 15 मीटर लिख दिया, प्रत्येक का वजन कितना है 38 kg। सही है सर, ये भी लिख दिया। हरीश द्वारा पहाड़ी पर पहुंचने में लगा समय 15 सेकंड। सही है, ये भी क्वेश्चन में दे रखा है। कमल द्वारा पहाड़ी पर पहुंचने में लगा समय 19 सेकंड, ये भी उसमें दे रखा है। जी गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान कितना होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आप जानती हो। आप देखो निकालना क्या है, अपने को शक्ति निकालनी थी। अपन सबसे पहले शक्ति किसकी निकाल रहे हैं, कमल द्वारा व्यय की गई शक्ति। कमल द्वारा व्यय की गई शक्ति निकाल रहे हैं। तो देखो कमल का भार क्या हो गया, उसका द्रव्यमान इंटू गुरुत्वाकर्षण त्वरण। द्रव्यमान कितना है 38, उसका गुरुत्वाकर्षण त्वरण कितना है 10, तो कितना हो गया 380 न्यूटन। अब देखो कमल द्वारा व्यय की गई शक्ति, कमल का भार निकाल लिया। कमल की ऊंचाई दे रखी है, कितनी ऊंचाई चढ़ेगा 15 मीटर। समय कितना है, कमल को 19 सेकंड का समय लगता है। तो शक्ति का सूत्र क्या होता है, कार्य बटे समय। शक्ति किसे कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे समय। कार्य का सूत्र mgh। किसी वस्तु को h ऊंचाई ऊपर चढ़ने में किया गया कार्य कितना होता है mgh। उसका भार इंटू द्रव्य ऊंचाई, उसका भार कितना आया था 380 इंटू ऊंचाई कितनी दे रखी है 15। समय कितना लगा कमल को 19 सेकंड, तो 19 का क्या कर दिया भाग दे दिया। इसको काटोगे कितने आ गए 300 वाट। कमल द्वारा की गई शक्ति कितनी है 300 वाट। अब देखो हरीश की निकाल लेते हैं। हरीश द्वारा व्यय की गई शक्ति, हरीश का भार, उसका द्रव्यमान इंटू गुरुत्वाकर्षण त्वरण। द्रव्यमान समान 38, गुरुत्वाकर्षण त्वरण भी समान, इसका भी कितना गया भार
380 न्यूटन, ऊंचाई भी वही 15 मीटर है, समय कितना है 15 सेकंड। शक्ति निकालने का वही सूत्र है, कार्य बटे समय भार इंटू द्रव्यमान, ऊंचाई आ गया आपकी, भाग किसका दिया समय का, हरीश को कितना समय लगा 15 सेकंड, 15 का भाग दिया कितने आ गए 380 वाट। हरीश द्वारा वेग की गई शक्ति की कितनी आ गई 380 वाट। कमल द्वारा तो कितनी थी 300 वाट, लेकिन हरीश के द्वारा वेग की गई शक्ति 380 वाट। समझ गए। आपको बस इस क्वेश्चन को याद रखना है, शक्ति का सूत्र क्या होता है, कार्य बटे हुए समय, शक्ति बराबर कार्य बटे हुए समय। देखो 2500 का पहला देख लिया। अब देखो इसमें अथवा, इसका अथवा का पहला क्वेश्चन देखो, 60 वाट का एक बल्ब 6 घंटे प्रतिदिन जलाया जाता है तो 30 दिन में कुल कितने विद्युत यूनिट का उपयोग होगा। शक्ति कितनी देर की है 60 वाट, सही है। एक दिन में कितने घंटे जलता है 6 घंटे, तो 30 दिन में कितने घंटे जलेगा 30 × 6 यानी 180 घंटे। अब देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में आपको, समय दे रखा कितना 6 घंटे प्रतिदिन, 30 दिन का समय कितना हो गया 6 × 30, सही है। एक दिन में 6 घंटे जलता है तो 30 दिन में कितने जलेगा 6 × 30। आप देखो ऊर्जा खपत का सूत्र क्या होता है, वाट इंटू घंटा बटे हुए हजार। ऊर्जा खपत निकालने का सूत्र होता है वाट इंटू घंटा बटे हुए हजार। आपको शक्ति कितनी दे रखी है 60 वाट, तो कितना रख दिया 60 वाट, सही है। इंटू घंटा किस समय कितना दे रखा है 6 × 30, मतलब 6 घंटे प्रतिदिन 30 दिन जलाया जाता है, बटे हुए हजार। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 6 36 को 3 से गुणा करेंगे तो 108 और नीचे के जो दे 10 का भाग देंगे कितना है 10.8 किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है 1 यूनिट होती है। तो ऊर्जा खपत कितनी हो गई 10.8 यूनिट। तो आपको ऊर्जा खपत का सूत्र याद रखना है, शक्ति इंटू समय यानी शक्ति यानी वाट और समय यानी घंटा बटे हुए हजार। शक्ति को किस में लेना है वाट में लेना है, समय को किस में लेना है घंटा में लेना है। तो देखो ऊर्जा खपत शक्ति दे रखी थी 60 वाट, समय कितना दे रखा है अपने को 6 × 30, मतलब एक दिन में 6 घंटे, तो 30 दिन में 6 × 30 बटे हुए हजार। अपने पास ऊर्जा खपत कितनी आ गई 10.8 यूनिट। अब देखो अथवा का अपने पहला क्वेश्चन देख लिया। अथवा का दूसरा क्वेश्चन, एक मशीन से 30 kg की वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई पर ले जाया जाता है तो मशीन द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। देखो आपको क्या दे रखा है द्रव्यमान दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, तो क्या निकालना है कार्य। आपको पता है कि किसी वस्तु को h ऊंचाई पर ले जाते हैं तो किया गया कार्य क्या होता है mgh। अब देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, दिया हुआ क्या है, एग्जाम में आपको बिल्कुल ऐसा ही करना है। सबसे पहले लिखना है दिया हुआ क्या है वस्तु का द्रव्यमान m कितना दे रखा है 30 kg, विस्थापन कितना दे रखा है 10 मीटर और g आपको पता ही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल माय स्टडी ग्रुप पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको नीचे लिंक दे दिया गया होगा वीडियो में। मशीन द्वारा किया गया कार्य, देखो कार्य क्या होता है F × S mgh। m का मान 30, g का मान 10, ऊंचाई का मान भी कितना दे रखा है 10, तो कार्य कितना आ गया 3000 न्यूटन × मीटर। और न्यूटन × मीटर क्या होता है जूल, कार्य का मतलब क्या होता है जूल, तो कार्य कितना आ गया 3000 जूल। इसलिए मशीन द्वारा किया गया कार्य कितना है 3000 जूल होगा। कितना होगा 3000 जूल। अब वो हो गया कितना आपका 24वां 25वां क्वेश्चन। अब आपका था 26वां क्वेश्चन। ये अब देखो 26, 27, 28 ये तीनों क्वेश्चन 6 नंबर के आएंगे आपके। हाँ देखो 26 के अंदर देखो 24, 25 में एक अथवा थे, इसमें 3 अथवा आएंगे। कैसे आएंगे 3 अथवा। देखो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, इसके बाद इसका अथवा आ गया और इसका भी अथवा आएगा। समझ गए, एक ही क्वेश्चन में कितने अथवा दिए हुए हैं 3, और ये तीनों ही कितने नंबर के हैं 6 नंबर के हैं। अब देखो
क्वेश्चन नंबर 26 का पहला, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मानव पाचन तंत्र का आपको क्या बनाना है, नामांकित चित्र बनाना है। ये 3 नंबर का है आपका चित्र, समझ गए। नामांकित चित्र बनाना है, कितना नंबर का है, 3 नंबर का। आपको नामांकित चित्र बनाना है, उसके नाम लिखना है। ये देखो मानव पाचन तंत्र, सबसे पहले देखो यहाँ पे एक मुख गुहा है, इसकी जीवा है, और जीवा के अंदर क्या है, यहाँ पे लार ग्रंथियाँ है। या ये क्या है, यहाँ क्या आती है, गर्सनी, गर्सनी के बाद में गर्सिका, गर्सिका के बाद में अमाशय, अमाशय के बाद में अग्नाशय, यकृत, पित्ताशय, फिर छोटी आंत। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं मानव पाचन तंत्र का। मानव पाचन तंत्र का डायग्राम बनाना है, और इसके जो भी आपको नाम है यानी नामांकित करना है। नामांकित करने के लिए देखो यहाँ देखो, ये क्या है, मुख गुहा, ये जीवा, ये गर्सिका, यहाँ पे गर्सनी है, ये अमाशय है, ये यकृत है, और जो ये बार वाली दिख रही है आपको, ये बड़ी आंत है, इसके अंदर ये कौन सी है, छोटी आंत। ये तो हो गया मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। आप देखो इसका दूसरा क्वेश्चन देखो, मानव में पाचन की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। मानव में क्या करना है, पाचन की क्रिया की विधि का वर्णन करना। मानव में पाचन तंत्र की क्रिया विधि, भोजन के पाचन की क्रिया कई यांत्रिक एवं रासायनिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होती है। आहार नाल के भीतर विभिन्न अंगों एवं ग्रंथियों से स्त्रावित एंजाइम भोजन के पोषक तत्वों का जल अपघटन कर सल्लीकृत करते हैं। आपको पता है आहार नाल में क्या होता है, भोजन को सल्लीकृत किया जाता है। बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना ही क्या कहलाता है, सल्लीकृत। भोजन को चबाने व लार के साथ मिलाने का कार्य मुख गुहा में संपादित किया जाता है। देखो भोजन को चबाने और लार को साथ मिलाने का संपादित कहाँ होता है, मुख्य गुहा में। भोजन अब बोलस के रूप में कर्माकुंचन गति द्वारा ग्रसनी से ग्रास नली में, ग्रास नली से अमाशय में पहुंच जाता है। देखो ग्रसनी से ग्रास नली, और ग्रास नली से कहाँ पहुंच गया, अमाशय में। अमाशय में 3 प्रकार के क्या होते हैं, स्त्राव होते हैं, म्यूकस, पेप्सिनोजन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। अमाशय में भोजन कुछ घंटों तक संग्रहित रहता है तथा पेशीय संकुचन द्वारा जठर रस से मिश्रित होकर कायम का निर्माण करता है। अमाशय से भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। सर्वाधिक पाचन क्रिया गृहिणी में संपन्न होती है, और यहाँ विभिन्न प्रकार के आंतररस व इस रसों में विभिन्न एंजाइम होते हैं जो भोजन में स्थित विभिन्न पोषक तत्वों का पाचन करते हैं। बाकी अपचित पदार्थ छोटी आंत से बड़ी आंत में आ जाते हैं, जहाँ जल व लवण अवशोषित होते हैं। शेष पदार्थ उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। ये मानव की आती है पाचन तंत्र की क्रिया विधि। आपने पहले डायग्राम देख लिया था, डायग्राम बनाना है और उसके नाम लिखने, अंगों के नाम। आप देखो इसका अथवा कौन सा है, मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और मानव में श्वसन की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। अब सबसे पहले देखो मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र, मतलब आपको इसको मानव श्वसन तंत्र का डायग्राम बनाना है और उनके नाम लिखने हैं। ये देखो आपके सामने मानव श्वसन तंत्र का डायग्राम। मानव श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र में देखो इसका प्राथमिक अंग कौन सा होता है, नासिका, क्योंकि आप सबसे पहले श्वास कहाँ से लेते हो, नासिका से। नासिका या किससे आएगी वो अंदर, मुख से। तो देखो नासिका क्या होता है, इसका प्राथमिक अंग होता है, और इसका द्वितीय अंग कौन सा होता है, मुख गुहा। जहाँ से आपकी जो वायु है यहाँ किस में आ जाएगी, ग्रसनी में। और यहाँ आपके क्या होते हैं, कंठ, कंठ क्या बोलते हो, लैरिंग्स। लैरिंग्स से होते हुए किस में जाएगी, श्वास नली में। श्वास नली के बाद में किस में आएगी, ये फेफड़ों। देखो श्वास नली से किस में जाएगी, श्वसनी में। श्वसनी फिर 2 भागों में बट गई, और 2 भागों में बटने के बाद में किस में हो गई, श्वसनिका। और जो आपको दिख रहा है ये क्या है, फेफड़ा। समझ गए, फेफड़े। नासिका के ग्रसनी से लैरिंग्स से श्वसनी से श्वसनिका में। और ये क्या आपका फेफड़े।
तो ये डायग्राम देख रहे हो, ये आपको बनाना है और इसके नाम भी याद रखने हैं। मानव श्वसन तंत्र, पहला ये हो गया। मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। आप देखो, मानव में श्वसन की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। आप क्या करना है, मानव में श्वसन की क्रियाविधि का वर्णन। देखो, मानव में श्वसन की क्रियाविधि, फुफ्फुसीय वायु संचालन फेफड़ों के अंदर आने व बाल निकलने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो गैसीय विनिमय को सहज बनाती है। इस वायु संचालन के लिए श्वसन तंत्र वायुमंडल तथा कुपिका के मध्य ऋणात्मक दबाव प्रवणता तथा मध्यपट के संकुचन का उपयोग करता है। इस कारण वायुमंडल से अधिक दबाव वाली वायु फेफड़ों में प्रविष्ट होती है। आपको पता है कि वायु कैसे गति करती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। फेफड़े अंदर निम्न दाब बनाते हैं तो बाहर वाली वायु खा जाती है अंदर, फिर अंदर यदि प्रेशर ज़्यादा बनेगा तो अंदर वाली गैस बाहर। इसलिए श्वसन में क्या होता है, आप गैस को लेते हो और बाहर निकल दो। गैस को क्या करते हो, विनिमय करते हो, लेते हो और छोड़ते हो। श्वसन की प्रक्रिया में 2 स्तर में संपादित होती है। पहली है बाह्य श्वसन, इसमें गैसों का विनिमय हवा से भरी कुपिकाओं तथा कोशिकाओं में प्रवाहित रक्त के मध्य गैसों के आंशिक दबाव के अंदर के कारण होता है। वायु श्वसन किसमें होता है, गैसों का विनिमय हवा से भरी कुपिकाओं और कोशिकाओं में प्रवाहित रक्त के मध्य। आंतरिक श्वसन, इसमें गैसों का विनिमय कोशिकाओं में प्रवाहित रक्त तथा ऊतकों के मध्य विसरण के माध्यम से होता है। तो मानव श्वसन की क्या होगी, क्रियाविधि। आप देखो, हमने 26 को 2 थोड़ा देख लिया, तीसरा थोड़ा देखो, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। और इसका दूसरा क्वेश्चन है, मानव में उत्सर्जन की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो आपको देखो, इससे पता चल रहा होगा कि 26वें में एक डायग्राम तो आएगा ही आएगा, एक आपको चित्र तो बनाना ही होगा। अब देखो, मानव किसका बनाना है अपने को, मानव उत्सर्जन तंत्र। देखो, मानव उत्सर्जन तंत्र में क्या होते हैं, देखो 2 किडनी, 2 मूत्रवाहिनियां, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग। समझ गए, ये किसका डायग्राम है, मानव का उत्सर्जन तंत्र। डायग्राम बनाना है, इसके नाम लिखने हैं। ये क्या है, बायां वक्र है, ये कौन सा है, दायां वक्र यानी किडनी। ये कौन सी अधिवृक्क ग्रंथि होती है यहाँ, ये वक्र शिरा है, ये वक्र धमनी है, और मूत्रवाहिनियां ये दोनों, ये क्या है, मूत्राशय। उत्सर्जन की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। अब इसकी क्रियाविधि का क्या करना है, वर्णन करना है। मानव में उत्सर्जन की क्रियाविधि। मूत्र का निर्माण 3 चरणों में संपादित होता है, गुच्छीय निस्पंदन, पुण्य अवशोषण तथा स्त्रवण। देखो, मानव के उत्सर्जन तंत्र की क्रियाविधि में क्या होता है, उत्सर्जन मतलब जो बेकार पदार्थ है उनको बाहर निकालना। अब इसमें देखो, मूत्र का निर्माण होता है, इसके 3 चरण होते हैं। पहला गुच्छीय निस्पंदन, दूसरा पुण्य अवशोषण, तीसरा स्त्रवण। वक्र यानी क्या होती है, किडनी होती है। वक्र में रक्त वक्र धमनी के द्वारा लाया जाता है। यह रक्त अवशिष्ट पदार्थों से युक्त होता है। देखो, वक्र धमनी क्या लाएगी, अशुद्ध रक्त लाएगी। कहाँ में, किस में लाएगी, किडनी में। इस धमनी की शाखा अभिवाही धमनियों नेफ्रॉन्स में बोमेन संपुट में जाकर कोशिकाओं के गुच्छों के तौर पर परिवर्तित होती है। यहाँ रक्त का निस्पंदन कार्य पूर्ण किया जाता है, मतलब निस्पंदन यानी रक्त को छाना जाता है। ये निस्पंदन वक्र नलिका में से गुजरता है। वक्र नलिका लगभग पूर्ण ग्लूकोज, एमिनो अम्ल तथा अन्य उपयोगी पदार्थों को पुण्य अवशोषित कर लेती है। नेफ्रॉन द्वारा पुण्य अवशोषण पश्चात साफ रक्त को अपवाही धमनिका संग्रहित करती है। यूरिया जैसे अपशिष्ट युक्त तरल पदार्थ ही मूत्र का निर्माण करते हैं। नेफ्रॉन से मूत्र वक्र की संग्रहण नलिका में और यहाँ से मूत्र नली में तथा फिर मूत्राशय में एकत्रित हो जाता है। इससे मूत्र का उत्सर्जन होता है। ये आपके देखो 26वां क्वेश्चन पूरा हो गया। इसके बाद में देखो 27वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। मैंने बताया कि 26, 27 और 28
तीनों क्वेश्चन कितने नंबर आएंगे, 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों आप सभी को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 27, टिप्पणी लिखिए। आर्यनियस संकल्पना पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखनी है, टिप्पणी। 3 दे रखे हैं, तीनों पे क्या लिखनी है, टिप्पणी, और तीनों कितने नंबर के, 2-2 नंबर के। आर्यनियस संकल्पना, ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना और लुईस संकल्पना, इन तीनों की संकल्पना लिखनी है आपको। इसका अथवा है, इसका अथवा भी दे रखा है, मैंने बताया था कि 26, 27, 28 क्वेश्चन, तीनों में 3-3 क्या आएंगे, अथवा। सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, ये वाला आर्यनियस संकल्पना। आर्यनियस संकल्पना, इसके अनुसार जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, तथा जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। मतलब देखो आर्यनियस एक वैज्ञानिक था, उन्होंने अम्ल और क्षार की दी परिभाषा। उन्होंने अम्ल किसको बोला, जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, तथा क्षार किससे कहा गया, जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। अब देखो उदाहरण दे रखा है, जैसे अम्ल HCl, अम्ल क्या करेगा, जल में क्या देगा, H+ आयन, और क्षार क्या देगा, जलीय विलयन में OH- आयन। ये तो हो गई आर्यनियस संकल्पना। इसके बाद देखो किसकी देखनी है, ब्रांस्टेड और लोरी संकल्पना। अब देखो ब्रांस्टेड और लोरी संकल्पना, इसके अनुसार अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं, क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं, प्रोटॉन दाता, और क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं। उन्होंने संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार की अवधारणा दी। अब देखो इसका मैंने क्या बना, अम्ल, और ये क्या है, क्षार। अम्ल क्या करेगा, प्रोटॉन दाता, इसने प्रोटॉन त्याग दिया तो क्या बन गया, संयुग्मी क्षार। और ये क्या है, क्षार, ये क्या करेगा, प्रोटॉन ग्राही। क्षार क्या होते हैं, प्रोटॉन ग्राही, तो इसने क्या किया, प्रोटॉन को ग्रहण कर लिया, क्या बना, संयुग्मी अम्ल। ये कौन है, ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना। इसके अनुसार अम्ल प्रोटॉन दाता और क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं। इसके बाद तीसरा आता है लुईस संकल्पना। इसके अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, क्षार वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं। देखो अम्ल क्या काम करते हैं, लुईस के अनुसार इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, और क्षार वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं। अब देखो BF3 क्या है, अम्ल, और NH3 एक क्षार है। क्यों, देखो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन युग्म किसको दे रहा है, BF3 को। ये देखो इसका मतलब होता है कि NH3 अपना इलेक्ट्रॉन युग्म किसको दे रहा है, BF3 को। तो देखो ये क्या हो गया, अम्ल, क्योंकि इसके पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग सकता है, इसलिए क्या है, क्षार। इसके अनुसार लुईस क्षार इलेक्ट्रॉन देते हैं तथा लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। यहाँ दोनों परस्पर उपसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। यह किसकी संकल्पना थी, लुईस संकल्पना थी। आप देखो इसका अथवा है, पहला देखो देख लिया। इसके अथवा में कौन सा क्वेश्चन है, टिप्पणी लिखिए। सोडियम क्लोराइड के उपयोग पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग पर, बेकिंग सोडा के उपयोग पर, इन तीनों क्या बताने हैं आपको, उपयोग बताना। देखो यदि दोस्तों आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सोडियम क्लोराइड के उपयोग, देखो सबसे पहले किसका देखना है, सोडियम क्लोराइड के उपयोग। सोडियम क्लोराइड का उपयोग होता है पहला, हिमीकरण मिश्रण बनाने में, खाद्य परीक्षण के प्रयोग में, इसका उपयोग साधारण नमक के रूप में भोजन में किया जाता है। और इसका चौथा उपयोग है NaOH, Na2CO3, NaHCO3 विरंजक चूर्ण आदि बनाने में कच्चे पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है। इसके 4 उपयोग हैं। अब देखो दूसरा देखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ होता है, पेट्रोलियम के शोधन में, वसा व तेलों के निर्माण में, साबुन, कागज, सिल्क उद्योग तथा अन्य रसायनों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। बेकिंग सोडा का उपयोग, बेकिंग सोडा का उपयोग होता है पहला अग्निशामक यंत्रों में, दूसरा खाद्य पदार्थों के बेकिंग पाउडर के रूप में, सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में,
पेट की अम्लता को दूर करने में ये किसका है, बेकिंग सोडा के उपयोग। अब देखो इसके अथवा देख लिया था दूसरा, इसका तीसरा अथवा देखो। तीसरे अथवा में क्या लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है, पीएच स्केल पे लिखनी है, फिर अम्ल वर्षा पे लिखनी है, फिर विरंजक चूर्ण के उपयोग पर लिखनी है। अब देखो पीएच स्केल, पीएच स्केल पे क्या लिखनी है, टिप्पणी। पीएच स्केल क्या काम आती है, अम्ल व क्षार की सामर्थ्य को मापने के लिए पीएच स्केल का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, अम्ल और क्षार की सामर्थ्य को मापने के लिए पीएच स्केल का उपयोग करते हैं। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक पीएच कहलाता है। पीएच किसे कहते हैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। देखो ये रहा हाइड्रोजन आयन, बड़े कोष्ठक में देखा मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक क्या कहलाता है, पीएच। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच का मान उतना कम होगा। पीएच स्केल की परास 0 से 14 तक होती है। उदासीन विलयन की पीएच 7 होती है, 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय होती है। देखो पीएच की परास कितनी होती है, 0 से 14। उदासीन कितने पे होगा, 7 पे। 7 से कम अम्लीय, 7 से ज़्यादा क्षारीय। अब देखो अम्ल वर्षा, वर्षा जल शुद्ध माना जाता है, परंतु प्रदूषकों के कारण आजकल इसकी क्षमता, इसकी पीएच कम होने लगी है। इस प्रकार की वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। यह वर्षा जल नदी से होकर खेतों की मिट्टी तक प्रभावित करती है। इस प्रकार इससे फसल, जीव से लेकर पूरा पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होता है। प्रदूषकों पर नियंत्रण रखकर अम्लीय वर्षा को नियंत्रित किया जा सकता है। आज विरंजक चूर्ण के उपयोग। विरंजक चूर्ण कहाँ उपयोग में लाया जाता है, वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, पेयजल को शुद्ध करने में, रोगाणुनाशक व ऑक्सीकारक के रूप में, और आपका चौथा उपयोग इसका प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। यह किसके उपयोग है, विरंजक चूर्ण के। इसमें सबसे जरूरी याद रखना, पेयजल को शुद्ध करने में किसका उपयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का। अब देखो 27 के 3 अथवा थे, तीनों की तीनों हमने देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे अपना लास्ट 28। अब मैंने पहले बताया कि 26, 27 और 28 तीनों ही क्वेश्चन कितने नंबर के हैं, 6-6 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 28, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन है संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। इन तीनों अभिक्रियाओं को क्या करना है, व्याख्या करनी उदाहरण सहित। ये तीनों कितने नंबर की है, 2-2 नंबर की। इसके अथवा में क्या क्वेश्चन है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। और इसी प्रकार इसके एक और अथवा है, 3 अथवा आते हैं। देखो उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए उदासीनीकरण अभिक्रिया, समांगी उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके एक ही उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखो इधर वाला क्या होता है, अभिकारक, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया चिन्ह, और इधर क्या होता है, उत्पाद। संयोजन अभिक्रिया किससे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, संयोजन अभिक्रिया। जैसे कोयले का दहन, ये क्या है, कोयला ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। आप देखो अपघटन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं, अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। इनमें अभिकारकों के मध्य बने हुए बंध टूट जाते हैं और छोटे अणुओं का निर्माण होता है। पदार्थों में अपघटन अभिक्रिया के लिए ताप, विद्युत प्रकाश आदि उत्तरदायी है। देखो अपघटन अभिक्रिया हो गई। अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण देखो, जल के अणु है, इसमें यदि विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। देखो एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है तो कौन सी होती है, अपघटन अभिक्रिया। इसके बाद देखो विस्थापन अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु का समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाता है,
इन अभिक्रिया में अभिकारकों के पहले से बने हुए बंध टूटते हैं तथा कुछ नए बंधों का निर्माण होता है। उदाहरण देखो, CuSO4 कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया किससे करवा रही है? जिंक से। देखो कॉपर सल्फेट से अधिक क्रियाशील कौन है? जिंक। तो जिंक किसको प्रतिस्थापित कर देगा? कॉपर को। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट और कॉपर। अब देखो अथवा का क्वेश्चन देखो, अथवा का आंसर ऑक्सीकरण अपचयन। सबसे पहले ऑक्सीकरण अभिक्रिया देखेंगे। वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, मतलब ऑक्सीजन के सहयोग करेगा तो ऑक्सीकरण। जैसे कार्बन किससे सहयोग कर रहा है? ऑक्सीजन। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आप देखो अपचयन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन की कमी होती है अर्थात ऑक्सीजन का, देखो ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो कौन सी अभिक्रिया होगी? अपचयन अभिक्रिया। देखो CO प्लस हाइड्रोजन, इसमें से कौन बाहर निकल रहा है? देखो कॉपर से अलग कौन हो गया? कॉपर से अलग हो गया कौन? ऑक्सीजन। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? अपचयन अभिक्रिया। इसके बाद देखो रेडॉक्स अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक ऑक्सीकृत तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, अर्थात जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया एक साथ होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखो Zn जिंक का तो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन, क्योंकि इसके साथ कौन कनेक्ट हो रहा है? ऑक्सीजन। और कॉपर सल्फेट का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो दोनों यदि ऑक्सीजन और अपचयन दोनों एक साथ होंगे तो कौन सी अभिक्रिया होगी? रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। आप देखो एक और था अथवा, उसका आंसर देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब अम्ल व क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। या अम्ल के हाइड्रोजन आयन क्षार के हाइड्रोक्सिल आयन से अभिक्रिया करके जल का निर्माण करते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया किससे कहते हैं? अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाती है? लवण और जल। तो इनकी pH कितनी हो जाएगी? 7, क्योंकि दोनों कैसे होते हैं? उदासीन, इसलिए क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। समांगी उत्प्रेरक, जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक अभिकारक उत्पाद तीनों समान भौतिक अवस्था में होते हैं तो उत्प्रेरक समांगी उत्प्रेरक कहलाता है। समांगी उत्प्रेरक किसे कहते हैं? जिसमें क्रियाकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों किस में हो? एक ही अवस्था में। जैसे लिक्विड सभी लिक्विड अवस्था में है। जैव उत्प्रेरक किसे कहते हैं? जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ाने में जो पदार्थ काम में लिए जाते हैं उन्हें जैव उत्प्रेरक कहते हैं। इन्हें एंजाइम भी कहते हैं। उदाहरण के लिए NH2CO किससे भी क्या कर रहा है? जल से। और यूरिया का काम करेगा यहाँ पे? जैव उत्प्रेरक का काम करेगा और अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। आपको मॉडल पेपर का संपूर्ण हल PDF में भी मिल जाएगा। आप सभी टेलीग्राम चैनल माँ स्टडी ग्रुप से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारे चैनल माँ स्टडी ग्रुप को सब्सक्राइब कर ले। आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल माँ स्टडी ग्रुप का, वहाँ से आप जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको इससे पहले क्या करना पड़ेगा? हमारी माँ स्टडी ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों।